सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको भारतीय संस्कृति के अगले गद्यांशों के प्रश्नोत्तर एवं व्याख्या बताऊंगी। ध्यान से आप सुनकर अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे। ये गद्यांश नंबर 3 पर विचार करके देखा जाए, यहाँ से लेकर दूसरों को भी सुशोभित करता है। पूरे की मैं व्याख्या बताऊंगी, ध्यान से सुनेंगे। लेखक कहता है कि भारत की संस्कृति में अनेक रूपों में विविधता व्याप्त है। इन विविधताओं और विभिन्नताओं का आधार जाति, धर्म, भाषा आदि है। हमारे देश में अनेक भाषा बोलने वाले तथा भिन्न भिन्न जातियों एवं धर्म के लोग निवास करते हैं। ये सभी विविधताएं बाहरी दृष्टि से देखने पर प्रतीत अवश्य होती हैं, परंतु जब गहनता से देखा जाए तो इन सभी में एक अद्भुत एकता और समानता विद्यमान है। जिस प्रकार से मोतियों और रंग बिरंगे फूलों को रेशमी धागा एक हार या माला के रूप में जोड़े रखता है, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति भी अनेक धर्मों, जातियों तथा भाषाओं की विभिन्नताओं को समन्वित किए रखती है। लेखक कहता है कि इस हार की प्रत्येक मणि या फूल अन्य मणि या फूलों से बाहरी दृष्टिकोण से भिन्न तो प्रतीत हो सकते हैं, परंतु वास्तव में यह भिन्न न होकर अभिन्न होते हैं। ये हार हम अपनी सुंदरता से ही दूसरों को प्रलोभित नहीं करते, बल्कि दूसरों के सौंदर्य से स्वयं भी सुशोभित होते हैं। अर्थात जिस प्रकार माला या हार के फूल अपनी सुंदरता से दूसरों को आकर्षित ही नहीं करते, अपितु दूसरों के गले में डालने के पश्चात उनको सुशोभित भी करते हैं, इसी प्रकार भारत देश की भाषाई, धार्मिक, जातिगत आदि विभिन्नताएं स्वयं के साथ साथ हमारे देश को भी शोभामान बनाती हैं। यही विशेषता भारत की संस्कृति में विविधता में एकता के पक्ष को उजागर करती है। पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश का पाठ क्या है? गद्यांश का पाठ है भारतीय संस्कृति और लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी मैंने आपको व्याख्या बोली थी, अब आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ से करनी है? जिसकी प्रत्येक मणि या फूल दूसरों से न तो अलग हैं, यहाँ से लेकर दूसरों को भी सुशोभित करता है। तो आप दोबारा देख सकते हैं लेखक क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक कड़ी, यानी प्रत्येक मणि से लेखक कहता है कि इस हार की प्रत्येक मणि या फूल अन्य मणि या फूलों से बाहरी दृष्टिकोण से भिन्न तो प्रतीत हो सकते हैं, परंतु वास्तव में भिन्न न होकर अभिन्न होते हैं। ये हार अपनी सुंदरता से ही दूसरों को प्रलोभित नहीं करते, बल्कि दूसरों के सौंदर्य से स्वयं भी सुशोभित होते हैं। अर्थात जिस प्रकार माला या हार के फूल अपनी सुंदरता से दूसरों को आकर्षित ही नहीं करते, अपितु दूसरों के गले में डालने के पश्चात उनको सुशोभित भी करते हैं, इसी प्रकार भारत देश की भाषाई, धार्मिक, जातिगत आदि विभिन्नताएं स्वयं के साथ साथ हमारे देश को भी शोभामान बनाती हैं। यही विशेषता भारत की संस्कृति के में विविधता में एकता के पक्ष को उजागर करती है। अगला प्रश्न है, गद्यांश में भारत की किन विभिन्नताओं की ओर संकेत किया गया है? तो भारत में कौन कौन सी व्याप्त हैं विभिन्नताएं हैं? धर्म, भाषा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, विभिन्न जातियों के लोग, रंग रूप आदि, ये क्या हैं? भारत की विभिन्नताओं की ओर संकेत किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की अनेकता में एकता को किस उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया गया है? तो कौन से उदाहरण से स्पष्ट किया गया है? जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और विभिन्न रंग की सुंदर मणियों अथवा फूलों को प्रयोग कर एक सुंदर हार तैयार कर देता है। यही इसका अनेकता में एकता का उदाहरण है। अगला गद्यांश देखिए, हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार यहाँ से लेकर सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। इसमें लेखक क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनना। लेखक कहता है कि अहिंसा तत्व हमारी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का मूल तत्व है। जहाँ कहीं भी
हमारे ग्रंथों में नैतिक सिद्धांतों की चर्चा की गई है वहाँ मन, वचन और कर्म से अहिंसा का उल्लेख अवश्य किया गया है। लेखक के अनुसार अहिंसा त्याग है, त्याग करना ही अहिंसा है और दूसरे अर्थ में अहिंसा ही त्याग है। अहिंसा और त्याग एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक इसी प्रकार हिंसा का अन्य नाम व रूप स्वार्थ है। हिंसा ही स्वार्थ है और स्वार्थ का पर्याय हिंसा है। जब मनुष्य स्वार्थ के कारण किसी अन्य को हानि पहुंचाता है तब हिंसा का जन्म होता है। भारतीय संस्कृति में त्याग और भोग का समन्वय है। जब तक व्यक्ति किसी वस्तु या का त्याग नहीं करेगा तब तक दूसरा उसका उपभोग नहीं कर सकता, अर्थात त्याग से ही भोग की प्राप्ति होती है। भारतीय दर्शन के अनुसार भोग की उत्पत्ति त्याग से हुई है और त्याग भी भोग में ही पाया जाता है। उपनिषद में भी कहा गया है, संसार का भोग त्याग की भावना से करो। एक समाज का दूसरे समाज से तथा एक देश का दूसरे देश से संघर्ष होने के पीछे का कारण भी भोग ही है। यदि हम त्याग की भावना रखते हैं तो इस संघर्ष को समाप्त कर सकते हैं। आशय यह है कि यदि हमें समाज से सभी विरोध और संघर्षों का समापन करना है तो हमें अपनी भावनाओं में नैतिक चेतना को इसी तत्व के से संपन्न करना होगा। यह हो गई आपकी व्याख्या। अब इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसका पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मैं आपको पहले भी संदर्भ बता चुकी हूँ लेकिन मैं दोबारा बता रही हूँ। लेकिन आपको अपनी नोटबुक पर दोबारा नहीं लिखना है, सिर्फ पूर्ववत लिख देना है। कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब आया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न तो कहाँ से है? तेन त्यक्तेन भुंजिता, यहाँ से लेकर तत्व से ओतप्रोत है। तो तेन त्यक्तेन यहाँ क्या कहा गया है? देखिए, श्रुति कहती है, यानी उपनिषद में कहा गया है, संसार का भोग त्याग की भावना से करो। एक समाज का दूसरे समाज से तथा एक देश का दूसरे देश से संघर्ष होने के पीछे का कारण भी भोग ही है। यदि हम त्याग की भावना रखते हैं तो इस संघर्ष को समाप्त कर सकते हैं। आशय है कि यदि हमें समाज से सभी विरोध और संघर्षों का समापन करना है तो हमें अपनी भावनाओं में नैतिक चेतना को इसी तत्व से संपन्न करना होगा। प्रश्न नंबर 3 है, पारस्परिक विरोध को कैसे मिटाया जा सकता है? पारस्परिक विरोध को हम कैसे, यानी लेखक कहते हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजिता की भावना के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? यानी हमारे देश में जो क्या है, हमारे देश में जो विरोध है उसको हम मिटा सकते हैं, यानी ख़त्म कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्वार्थ किस रूप में हमारे सामने आता है? तो इसका आंसर होगा, स्वार्थ हिंसा के रूप में हमारे सामने आता है। ये दोनों पैराग्राफ पूरे हो गए। आप अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे।